हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर है एयर, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। और एयर के अंदर ही ऑक्सीजन होती है जो कि हम सांस के द्वारा लेते हैं। इसमें ही CO2 होती है जिसका उपयोग प्लांट्स करते हैं खाना बनाने के लिए और वो हम खाते हैं। तो इन दो गैसों के अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी गैसें होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो बनता है जिससे हमारी मसल्स सेल्स बनती है वो इस प्रोटीन से ही जो प्रोटीन है जो वो ये नाइट्रोजन से ही बनता है। ठीक है, तो एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास टेम्परेचर है वो भी बना करके रखती है। तो कैसे कैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स डू। पहले यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में होती है, हवा में होती है, वो जो हम लोग छोड़ते हैं और जो व्हीकल वगैरह चलते हैं उनके द्वारा छोड़ी जाती है CO2 किसी भी चीज़ के जलने की वजह से, चाहे वो खाना जल रहा हो हमारी बॉडी के अंदर या फिर कोई फ्यूल जल रहा हो किसी भी व्हीकल में। ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है हीट को ट्रैप करके। और ये हीट कहाँ से रेडिएट होती है? अर्थ से। सूरज की रोशनी धरती पर पड़ी, धरती फिर इसको रेडिएट करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी वापसी, तो ये एनवायरनमेंट में जा करके CO2 के अंदर अटक जाती है, ट्रैप हो जाती है। क्योंकि CO2 की ये खासियत होती है कि ये हीट को ले लेती है, छोड़ती नहीं है आसानी से, जिसकी वजह से वीनस जो है, मरकरी भी पास में होता है अर्थ के और वीनस भी अर्थ के नहीं सूरज के, मरकरी सबसे ज़्यादा पास है सूरज के और वीनस मरकरी के बाद आता है। लेकिन ज़्यादा चमकीला वीनस है क्योंकि इसके ऊपर CO2 गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वो हीट ले लेता है, छोड़ता नहीं है, जबकि मरकरी लेता भी है, छोड़ भी देता है, जिसकी वजह से उसके पास उतनी ज़्यादा चमक नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई बंदा है और वो पैसे जो उसकी इनकम के आते हैं उसमें एक सेविंग अकाउंट खोल रखा है और वो पैसे उसमें डाल तो देता है लेकिन निकालता नहीं है। लेकिन एक बंदा है, पैसे अकाउंट में आए और उसको वो खर्च कर देता है, आए खर्च कर देता है, तो उसके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होगा जितना कि उस बंदे के मुकाबले में जो कि पैसे आते तो है लेकिन उसमें सेविंग भी करता रहता है एक डेफिनेट जो अमाउंट है उसकी, तो उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा। वैसे ही वीनस का बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है। क्लियर हुआ? तो वो सबसे ज़्यादा चमकीला है। क्यों? क्योंकि CO2 की वजह से। हम CO2 के ऊपर चले थे, वापसी CO2 पर आ गए। तो ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ओके, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारा जो अर्थ है इतनी ठंडी हो जाए जो कि जीने के लायक ही ना बचेगी। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि जब पूरे दिन, चलो अभी आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा तो एक्सप्लेनेशन में चला जाएगा टाइम। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke,
or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. लेकिन जब मान लिया इस CO2 की मात्रा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये हीट भी बहुत ज़्यादा फिर अपने अंदर ट्रैप कर लेगी और फिर ये कारण बनेगी ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि एनवायरनमेंट है नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है। दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in coldest parts of the world to melt। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फैक्ट्री है, जो व्हीकल वगैरह का धुआं है, जो फैक्ट्रियों का धुआं है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज कर दी उन्होंने। और उसकी वजह से क्या होगा, जो ठंडे पार्ट है जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, चाहे वो हिमालय पर्वत पर ले लीजिए, माउंटेन्स पे ले लीजिए, चाहे वो पोलर रीजन में ले लीजिए, वर्ल्ड के उन हिस्सों के ऊपर से जो वो आइस मेल्ट होएगी तो जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ेगा क्योंकि वो माउंटेन से जो पानी आएगा वो पानी नदियों में आएगा, नदियों से जाएगा ओशियन में, ओशियन में लेवल बढ़ जाएगा। ओके। और ओशियन में लेवल बढ़ेगा और जो पोलर रीजन के अंदर होता है वो भी पानी क्या है ओशियन में ही जाएगा, तो आसपास की जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ्लड आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। कोस्टल एरियाज पानी में डूबने लग जाएंगे, उनका एरिया पानी घेर लेगा, तो रहने लायक जगह वैसे कम है और भी कम हो जाएगी। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्ट ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। इसका और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खराब असर है कि क्लाइमेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कुछ तो हो चुके हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये इसके नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग के। क्या क्या नुकसान बताए? एक, कोस्टल एरिया पे फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी, वो वाला पानी में मर्ज हो जाएगा। सेकंड ये हो गया कि कुछ जो कोस्टल एरिया में पाई जाती है चीज़ें, जानवर या आयरलैंड्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आयरलैंड तो वैसे ही चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से CO2 हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है ग्रीन हाउस गैस के हिसाब से, और नुकसानदायक होती है अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके। अब आते हैं हम इसके ऊपर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effect of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is the mass of the air that has made the temperature on the earth livable. तो यही वो एयर का मास है जो कि लाइफ हमारी अर्थ पर रहने लायक बनाता है। तो यहाँ पर मैं अगर कोई क्वेश्चन बनाऊं तो क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज एटमॉस्फेयर। वो यहाँ पे डेफिनेशन होगी कि हमारी जो अर्थ है इसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, कंबल है हवा का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये यूज़फुल कैसे है, क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करता है अपने जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ये हमें एयर प्रोवाइड करता है और सूरज की खतरनाक किरणों से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है।
इसके बिना, इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के बिना हम लोग जिंदा ही बिल्कुल बेक कर दिए जाएंगे। बेक का मतलब भुन जाएंगे। जैसे कि रोटी या भुन जाती है ना, अगर उसको ना उठाए वहाँ से तो तवे पे पड़ी पड़ी वैसे ही भुन जाएंगे हम अगर ये ब्लैंकेट ना होता तो। और ये क्यों होता? क्योंकि सूरज की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है, हार्मफुल रेडिएशंस को आने नहीं देती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज है, तो ये हमारी इस प्रकार से प्रोटेक्शन करती है। एंड गेट फ्रोजन, और इस अगर ये ना हो तो मान लिया कि अगर ऊपर वाला काम नहीं होता, हम नहीं बुनते, तो भी हम फिर जम जाएंगे। एक हार्मफुल इफेक्ट ये होगा कि अगर ये नहीं होता तो रातें बिल्कुल ठंडी होती और हम उसमें जम जाते। इसलिए ये एयर ही है जो कि इस धरती को जीने के लायक बनाती है। क्लियर है? अब आगे, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किस किस चीज से मिलके बना है वो हम पढ़ेंगे इस पार्ट के अंदर। Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. कि क्या आप जानते हैं कि हमारी जो धरती पर, इस धरती के ऊपर जो एयर है जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, ये एक्चुअल में गैसों का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, CO2 भी जाती है। और बाहर जो एयर है वो उसमें तो और भी सारी गैसें तो है ही है, जिसमें ये डायग्राम दे रखा है जो बताता है इस बारे में। तो जो एयर हम सांस के द्वारा लेते हैं जो बाहर प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जो एक बड़ा पार्ट बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन ये इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। ओके, तो ये डायग्राम जैसे है, ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, पौधे प्रोटीन बनाते हैं। और ये कैसे बनता है, ये प्रोसेस हम आगे भी पढ़ेंगे और पहले क्लासों में पढ़ते भी आए हैं, और आगे जो बायोलॉजी में पढ़ेंगे भी। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और जो और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइटनिंग होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है, बहुत वो अलग प्रोसेस है, राइट। तो मसल्स बनती है, सेल्स बनती है, हमारी बॉडी बनती है। फिर आती है बारी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि 0.03% है, जो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाना हमारा इसी से बनता है, पौधे बनाते हैं। आर्गन 0.93% है, और जो बाकी जो दूसरी गैसें है वो है 0.04%, जिसमें हाइड्रोजन आ जाती है ना, और जो दूसरी गैसें है वो आ जाती है। ओजोन है, ये जो लेयर बनाती है ऊपर ही ऊपर, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। The pie chart gives you the percentage of different constituents of air. अब इन गैसों के अलावा जो हमने ऊपर पढ़ी, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, इनके अलावा भी बहुत और चीज़ें होती है उसमें, जिसमें आती है जो डस्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी के पार्टिकल्स है, जो हवा में रहते ही रहते हैं। थोड़ा टाइम अगर झाड़ू ना लगाओ, सुबह झाड़ू लगाइए, दोपहर को मिट्टी हो जाएगी, आप फर्श पे देखो, है ना। और जो आसपास देखते हो आप, तो मिठाइयाँ वगैरह तो बड़ा ध्यान से लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जमा होती है, पता नहीं कैसे तो लोग ले लेते हैं। अब दिवाली आने वाली है
और सड़क के किनारे इतना पोल्यूशन होता है, इतनी मिट्टी उड़ती है, और वो लोग अपनी मिठाइयों को ओपन में रखते हैं। कमाल हो गया, ओपन में रखते हैं और कितनी मिट्टी जमा हो जाती है और लोग फिर उसको खरीद लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बारे में। जो पाई चार्ट है वो इस बारे में हमें बता रहा है। और उसमें क्या होता है, टाइनी डस्ट पार्टिकल तो दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। वैसे इसमें धुआं वगैरह भी होता है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, जो व्हीकल से निकलता है। अब आगे, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है एयर के अंदर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन का भी एक पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, वो हम अपनी सांस के द्वारा ले लेते हैं, लंग्स के द्वारा, और लंग्स फिर उसे वापसी भी छोड़ देता है, उसका यूज नहीं करता ज़्यादा। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को तो अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए नाइट्रोजन। दे कैन नॉट टेक, आ गया ना, वाह जी वाह, बड़ी उम्र है इनकी भी ऑब्वियसली होगी, आगे तो हम लगातार पढ़ते रहेंगे। नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स है नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हवा से, जैसे कि CO2 ले लेते हैं, जैसे O2 ले लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दैट live in the soil and roots of the some plants take nitrogen from the air and change its form so that the plants can use it। जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर सॉइल में होते हैं, जो कि कुछ प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उनमें होते हैं। जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनमें आते हैं दालें, पल्सेस, ये है ना, इसके अंदर, इनके नोड्यूल्स के अंदर, इनकी जो जड़ें होती है उनमें नोड्यूल्स होते हैं, गांठें सी होती है, उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को ले लेते हैं हवा से और उसे एक फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसका यूज कर सके। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. जो सेकंड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हवा के अंदर गैस, वो है ऑक्सीजन। आदमी और जानवर इस ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से जब वो सांस ले रहे होते हैं, तो सांस के द्वारा वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं? इस्तेमाल तो ये तब करते हैं जब रेस्पिरेशन हो रही हो। तो याद रखिएगा, आप लोग ये गलत ले लेते हो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है पौधों के द्वारा। होता भी है कि नहीं होता? नहीं, ऑक्सीजन बनती है लेकिन इस्तेमाल भी होता है इसका। वो होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो हम आगे पढ़ेंगे जब उन्हें एनर्जी रिलीज करनी होती है अपने काम को करने के लिए। तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो कंटेंट एयर में है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है, ना बढ़ता है ना घटता है, बराबर बराबर बना रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में ट्रीज काटे जाएं और फैक्ट्रियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, तो ये बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ पेड़ों के काटे जाने के बारे में ही कह रखा है। ओके। Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance.
कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक दूसरी गैस है जो कि एक इम्पोर्टेंट गैस है एनवायरनमेंट में। ग्रीन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए और फिर इसके बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं जब वो ये खाना खाते हैं पौधों के द्वारा बनाया हुआ, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो CO2 गैस रिलीज होती है बाहर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ह्यूमंस और एनिमल्स छोड़ते हैं वो लगभग ऐसे है कि वो बराबर मात्रा में होती है। जो प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और CO2 लेते हैं, तो जो जानवरों ने और आदमी ने CO2 गैस छोड़ दी वो इस्तेमाल होती है प्लांट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। ओके, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. जबकि ये बैलेंस अपसेट हो जाता है जब फ्यूल्स जलता है फैक्ट्रियों में, घरों में, व्हीकल्स में, जैसे कोल और ऑयल। ये लगभग बिलियंस ऑफ टन्स, बिलियंस टन्स, 1 बिलियन में कितने होते हैं जीरोज, 33639, 9 जीरोज हो गई, और 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो 100 करोड़ टन, इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 करोड़ टन हो गए, और 100 करोड़ टन के बाद 1000 किलो, 1 टन में 1000 किलो होती है। तो अब देखो 100 करोड़ टन है, तो 100 करोड़ टन का मतलब हो गया 100 को 1000, 1 लाख करोड़ किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हर साल इन्हीं के द्वारा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है और वो अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है और जिससे नुकसान होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ क्वेश्चंस आप अलग अलग बना सकते हो कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बैलेंस कैसे बना जा सकता है। तो ये जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो और उनके आंसर्स भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर रखिए। हाउ डू द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन गैस, है ना, बट प्लांट्स ये यहां से लेकर के यहां तो नहीं बन रहा है ऐसे। चलिए आप बना लीजिएगा इसको। आपकी जो फुल मार्क्स है या कोई और सॉल्यूशंस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए होते हैं। तो ये जो आप ये चैप्टर समझने के बाद उनमें से क्वेश्चंस आपको लर्न भी अच्छे से हो जाएंगे, कुछ अपनी तरफ से भी बना सकते हो आप। ठीक है, गुड। अब ये डू यू नो में व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, बिकम्स लाइटर एंड गोज अप। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी, that is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulates take place. साथ साथ अब इसमें बना देता हूँ। How the air circulation टेक प्लेस, यहाँ पे डज और कर देते हैं। हाउ डज द एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन बन गया इसका, कैसे बनता है ये। जब हवा गर्म होती है तो ये फैलती है, इसके फैलने की वजह से ये हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो जो कोल्ड एयर है, ठंडी, जो कि डेंसर होती है, भारी होती है, हैवी होती है, वो क्या करेगी, वो नीचे की तरफ जाएगी और वो जगह लेगी
ऊपर उठी हुई एयर का, ठीक है। और फिर क्या होगा, उस एरिया को वो गैप करने की कोशिश करेगी और इस प्रकार से एयर का सर्कुलेशन होता है, हवा बहती है इसी कारण से। इसी वजह से तो जब नॉर्दर्न इंडिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ की हवा ऊपर उठती है गर्म होकर के, और इसकी जगह लेने के लिए कोस्टल एरिया की तरफ से, वहाँ से ठंडे इलाकों की तरफ से मॉनसून आता है, वो लेकर के आता है अपने साथ मॉइस्चर, और फिर बारिश होती है। समझ में आया? तो ये बारिश इस प्रकार से होती है, रेन इस प्रकार से होती है, और इस प्रकार से हवा बहती है। तो ये क्वेश्चन इसका बना दिया। इसके बाद का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। अच्छे से समझते रहिए और बेटा लर्न ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि लर्न करने से आपकी जो दिमाग की नसें है वो मजबूत बनती है। और ऐसा करने की वजह से देखिए, जो आइंस्टाइन थे, जो महान वैज्ञानिक थे, या कोई बुद्धि वाला बंदा है, तो उनकी अंदर भी उतनी ही नसें होती है दिमाग की जितनी कि आपके अंदर है, उतनी ही मसल्स होती है उनकी, उतने ही उसके अंदर सेल्स होती है, नर्व सेल्स। लेकिन जितना ज़्यादा सोचते हैं, लर्न करते हैं, तो वो डेंड्राइट्स होते हैं ना, उनके बीच में संबंध है, उनके बीच में संबंध ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा बनने की वजह से वो उतना ही ज़्यादा फिर बुद्धिमान और अच्छी मेमोरी वाले बन जाते हैं। क्लियर है? तो आप अच्छी मेमोरी वाले बने, मैं तो यही चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।